सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज इस राजनीति विज्ञान की बौद्धिक शाला में इस जो बौद्धिक सत्र हमारा चल रहा है, एक जो लेक्चर सीरीज चल रही है, इस सीरीज के हम अगले कड़ी में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह है राज्य और उसके प्रमुख परिप्रेक्ष्य क्या क्या है, उन पे हम चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे आज स्टेट डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के बारे में हम चर्चा करेंगे कि डोमिनेंट पर्सपेक्टिव उसके है क्या। देखिए, राज्य की हम बात, उसके परिप्रेक्ष्यों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, मैं इसलिए बता दूं क्योंकि परिप्रेक्ष्यों की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अधिकार की बात करूंगा, संप्रभुता की बात करूंगा, राज्य की उत्पत्ति की बात करूंगा मैं, उसके बाद आपके अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, इन सारे मुद्दों पे जब हम आपसे चर्चा कर रहे होंगे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। तो उन टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने में, उन शब्दों को यूज़ करने में कहीं ऐसा ना हो कि आपको वहाँ समझने में दिक्कत आए। तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको क्यों ना हम यहाँ पर ही समझ लें, जैसे हमें वहाँ पर समझने में हमें दिक्कत न उठे। तो देखिए, यहाँ पे राज्य की जो लोगों ने परिभाषाएं दी हैं, राज्य के बारे में जो लोगों ने बताया है, वो अपने अपने विचार, अपने अपने परिप्रेक्ष्य आपके समक्ष रखे हैं। यह जो विचार रखे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था होती है, कोई ना कोई सिस्टम होता है, कोई ना कोई प्रणाली होती है, उनके अनुरूप ही ये विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे राज्य के बारे में हम इतिहासकारों की अगर बात करते हैं, या समाजशास्त्र की बात करते हैं, या दार्शनिक विचारधाराओं की बात, दार्शनिक विचारकों की बात करते हैं, या हम मनोवैज्ञानिकता की बात करते हैं, विधियों की बात करते हैं, तो देखिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो किस माध्यम से अपनी बात को राज्य के माध्यम से बता रहे हैं, और उसे फिर मैं सिद्ध करूँगा कि वो सिद्धांत कैसे थे। उन सिद्धांतों में जब हम पढ़ रहे होते हैं, वही सारे जो सिद्धांत, वो जो प्रणाली की बात कर रहे थे, सिस्टम की बात कर रहे थे, राज्य के समक्ष अपने जो विचार रख रहे थे, वही कहीं ना कहीं बाद में हम क्या करते हैं, उसको सिद्धांतों के रूप में पढ़ रहे होते हैं। जैसे समाजशास्त्री की अगर हम बात करते हैं, समाजशास्त्री केवल सामाजिक तथ्यों के रूप में एक बनाया गया संगठन के रूप में केवल स्वीकार करते हैं। वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं राज्य जो है, सामाजिक जो तथ्य हैं, उन सामाजिक तथ्यों को बनाए रखने के लिए जो एक बना हुआ संगठन है, उसे हम राज्य कह देते हैं। हिस्टोरिकल वाले आते हैं, जो हिस्टोरिकल वाले आते हैं वो कहते हैं कि इतिहासकार कहता है कि राज्य केवल ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट है। ये जो राज्य बन के तैयार हुआ ना, ये कुछ नहीं है, केवल क्या है कि ऐतिहासिक जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ है, उस डेवलपमेंट का एक प्रोसेस जो है, जो एक सेगमेंट जो बने हुए रखे हुए हैं, वो उसी का क्या है, एक रिजल्ट है, वो उसके परिणाम स्वरूप बन के तैयार हुआ है। अगर आप दार्शनिकों की बात करेंगे तो दार्शनिक जानते हैं, वो नैतिक लक्ष्यों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो राज्य है वो नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का केवल क्या है, एक माध्यम है। वह माध्यम है जो नैतिक लक्ष्यों को प्राप्त कराने में आपकी मदद कर रहा होगा। अगर आप साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक, उसको भौतिकता के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं जो अपनी इच्छाएं हैं उनको भौतिक कानूनों के माध्यम से संपन्न कराना, वह संगठन है जो हमारी इच्छाओं को भौतिक जो कानूनों के माध्यम से वो संगठन उसको संपन्न कराता है, वही हमारा राज्य है। हम अगर राजनीति शास्त्री की बात करेंगे तो मैं पहली क्लास से आपको बता चुका हूँ, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का केवल एक मोटो है, पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य वह संगठन है जो केवल शांति और सुरक्षा व्यवस्था केवल आपको उपलब्ध कराता है। वह ऐसा संगठन है जो केवल उसका कार्य ही केवल क्या है, शांति, व्यवस्था और सुरक्षा। अगर हम विधि शास्त्री की बात करेंगे, जैसे हम लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करेंगे, तो वो विधि शास्त्री कहते हैं ये कानून और अधिकारों को प्राप्त कराने वाला एक मात्र संगठन है। हम इसके माध्यम से हम चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं, हम कानून और अधिकारों की हमारी रक्षा होती रहे, इसके लिए बनाया गया केवल एक संगठन है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से विषय के लोग, विद्वान किस किस तरह की विचारधारा को अपने रखते हैं। अगर हम राज्य की विवेचना करने से कुछ सिद्धांतों का जन्म हो गया, जो हमने राज्य के, अभी मैंने बताया कि जो समाजशास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीति शास्त्री, विधि शास्त्री, इन सारे लोगों ने जो भी अपनी अपनी बातें कही हैं, इनसे क्या हुआ कि इनकी चीज़ों को समझने के बाद कुछ सिद्धांतों का जन्म हुआ। वह सिद्धांत अगर हम पढ़ने, अध्ययन करने के लिए, तो हम चाहे तो समाजशास्त्री का अध्ययन करते रहें, इतिहास का अध्ययन करते रहें, दर्शन का भी अध्ययन करते रहें, मनोविज्ञान का भी अध्ययन करते रहें, लेकिन वह तार्किकता उसमें वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। जब तक हम उनके विचारों को किसी सिद्धांत में न कन्वर्ट कर लें, तब तक आपकी वैज्ञानिकता और तार्किकता सिद्ध नहीं होती है।
क्यों? क्योंकि हम जो भी बात करेंगे उन सिद्धांतों के माध्यम से बात करेंगे। तो इसीलिए इन सारे जो विद्वानों को हमने अभी बताया, समाजशास्त्र वालों को बताया, इतिहास के दार्शनिक को, तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों की विचारधाराओं से कुछ सिद्धांतों का जन्म हुआ। और वो सिद्धांत कौन कौन से थे? वो जैसे आदर्शवाद है, उदारवाद है, व्यक्तिवाद है, मार्क्सवाद है, और कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है, स्वेच्छातंत्रवादी है, गांधी के विचार। ये जो मैं आपको बताऊंगा, यह क्या कहते हैं, सिद्धांत के रूप में कन्वर्ट होकर आ जाता है। हम वही इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, विधि शास्त्र, इन्हीं सब की बातें करेंगे। लेकिन उसको कैसे करेंगे? उसको हम एक सिद्धांत के रूप में कर रहे हैं। और जैसे हम सिद्धांत के रूप में हम बात करना शुरू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारी वैज्ञानिकता को सिद्ध करेंगे। देखिए, एक्चुअली हम राज्य की जो विवेचना करेंगे, राज्य के जो हम सिद्धांतों को जो हम चर्चा करेंगे, उन सिद्धांतों में केवल 3 ही चीज़ आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी प्रकृति क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, और उनकी कार्यप्रणाली क्या है, कार्य करने का स्तर क्या है। यह 3 ही सिद्धांत केवल आपको पढ़े जाते हैं। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, आप किसी भी सिद्धांत की प्रकृति को पढ़ रहे होंगे, उसके उद्देश्य को पढ़ रहे होंगे, और तीसरा उसके कार्यों को पढ़ रहे होंगे। इन्हीं के माध्यम से क्या कहते हैं, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे मैं ब्लैक बोर्ड पर आता हूँ, क्योंकि वहाँ से हम जब बढ़ा रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हम आपको बेहतर समझा पाते हैं। तो पहला जो हम जिस पर बात करेंगे, हम आइडियलिस्टिक थ्योरी की बात करेंगे, हम आदर्शवादी सिद्धांत की बात करेंगे, आदर्शवाद की बात करेंगे कि आदर्शवाद कैसे आया। हम ब्रिटेन की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, हीगल और ग्रीन की भी चर्चाएं करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इसको गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग अपने ब्लैक बोर्ड पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको स्पष्ट आ रहा होगा अब तक। देखिए, हम स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में हम कौन कौन से सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे। हम यहाँ पर सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, आदर्शवाद की, आदर्शनात्मक सिद्धांत। हम चर्चा यहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पे व्यक्तिवाद की चर्चा कर रहे होंगे। हम चर्चा कर रहे होंगे उदारवाद की, और हम चर्चा कर रहे होंगे नव उदारवाद की। फिर हम चर्चा करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की। इतनी बातों पे हम चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा आदर्शनात्मक सिद्धांत है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए ध्यान से दीजिएगा, हम पहले टॉपिक को ले रहे हैं, आदर्शनात्मक सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं इसको। आइडियलिस्टिक थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग समझते जाइएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका एक नाम और है। वह नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है, इसको ही हम बोलते हैं दार्शनिक सिद्धांत। इसी को एक नाम और देते हैं, उसका नाम है आध्यात्मिक सिद्धांत। आध्यात्मिक सिद्धांत। 3 सिद्धांत आपके सामने आ रहे हैं। आइडियलिस्टिक थ्योरी भी आप बोल सकते हैं, अब फिलोसफिकल थ्योरी भी आप बोल सकते हैं, मेटाफिजिकल थ्योरी भी आप इसे बोल सकते हैं, मेटाफिजिकल थ्योरी भी आप इसे बोल सकते हैं। यह देखिए, तीनों सिद्धांतों को दे कौन कौन रहा है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हम अगर आदर्शनात्मक सिद्धांत की बात कर रहे होंगे, यह जो नाम दे रहे हैं, यह नाम आपके प्लेटो और अरस्तू दे रहे हैं। नोट करते जाइएगा बहुत ध्यान से। यह चीज़ आपके पीसीएस के अगर आप दे रहे होंगे, सॉरी पीसीएस कर रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम दार्शनिकता की अगर बात करेंगे, दार्शनिकता का जो सिद्धांत देते हैं वो बोशांके देते हैं। बोशांके महोदय दार्शनिकता की बात करते हैं। आध्यात्मिकता या मेटाफिलोसफिकल की अगर जो बात करते हैं वो हाब हाउस। यह हमने बात कर दी। आदर्शनात्मक सिद्धांत की बात प्लेटो और अरस्तू, दार्शनिक सिद्धांत की बात बोशांके, और आध्यात्मिक सिद्धांत की बात हाब हाउस। यह 3 लोग इसका समर्थन करते हैं। 3 लोग ये अलग अलग तरीक़ों की बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि आदर्शात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है, तो समर्थकों की भी एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके सामने है। वो कौन कौन से हैं? जो आपके फिलोसफिकल या क्रोच या दार्शनिक या आध्यात्मिक लोग होंगे, वो सारे लोग इसमें जुड़ जाएंगे। जैसे आपके कांट महोदय आ जाएंगे, आपके हीगल महोदय आ जाएंगे, आपके ग्रीन महोदय आ जाएंगे, आपके ब्रैंडले आ जाएंगे, आपके बोशांके आ जाएंगे, और बहुत सारे राइटर्स हैं, आप इसको किताबों में देख सकते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए तो इसको सबसे ऊपर ले जाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इसको सबसे चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने का अगर श्रेय जाता है तो वो हीगल महोदय को जाता है। जैसा कि आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जब आप हीगल को पढ़ रहे होते हैं तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है। वो जब वो सिद्धांत देता है तो उस सिद्धांत में क्या कहते हैं, वो आध्यात्म को सबसे ऊपर रखता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हीगल महोदय ने क्या किया था, इसको चरमोत्कर्ष पे पहुँचाया था। इसको पीक पॉइंट पे पहुँचाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो जाता है हीगल महोदय का। यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। देखिए अब हम चर्चा करते हैं सीधे अपने सिद्धांत पे। तो आइडियलिस्टिक थियरी की अब बात करते हैं। थियरी देखिए, अगर हम मानव भी अगर हम बात करते हैं या किसी भी चीज़ की अगर बात करते हैं तो उसके दो रूप होते हैं, एक तो दिखाई पड़ता है, एक नहीं दिखाई पड़ता है। अगर क्रोध है तो प्यार है, और अगर क्या नाम है डर है तो साहस है। एक दूसरे का कहीं ना कहीं विलोम पाया जाता है। तो इस आदर्शवादी सिद्धांत में भी कहीं ना कहीं ऐसा पाया जा रहा है। इसमें देखिए दो तरह के लोग सिद्धांत आ रहे हैं, दो तरह के आदर्शवादी के भी दो पार्ट्स हो रहे हैं। आदर्शवादी का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 3 नाम बताए हैं। एक पे प्लेटो अरस्तू की चर्चा मैंने की है, एक पे मैंने बोशांकी की चर्चा की है, एक का मैंने हॉब्स की चर्चा की है। तो ध्यान रखिए, इसको भूलिएगा नहीं आप। इसमें देखिए जो 2-3 तरह की जो बातें हो रही हैं, एक मध्यम मार्गी आदर्शवाद की बात करूंगा मैं। इसका मतलब है कि शांतिमय आदर्शवाद। यहां पे जो होगा उग्र आदर्शवाद की बात करूंगा। यहाँ पे शांत आदर्शवाद है या मध्यम मार्गी आदर्शवाद है, यहाँ पे उग्र आदर्शवाद है। देखिए मध्यम मार्गी आदर्शवाद में जो लोग रहेंगे, एक्चुअली देखिए अगर आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन में जो भी लोग थे, ब्रिटेन के लोग इस सिद्धांत को मान रहे थे और जर्मनी के लोग किसको मान रहे थे, इस सिद्धांत को मान रहे थे। इसको याद करना हो, अगर कभी सवाल पूछा जाता है कि उग्र आदर्शवादी विचारक कहाँ के थे, जर्मन के थे। जर्मन में कौन, हिटलर और मुसोलिनी। तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि दोनों तानाशाह थे, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ब्रिटेन के लोग जो थे, ब्रिटेन के जो समर्थक लोग थे, इसमें कौन से, थॉमस हिल ग्रीन, और दूसरे इसमें थे कांट को सब्स्टिट्यूट में रख सकते हैं। मेन आपके जो थे वो यही था। ये क्या थे, एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। और यहाँ जर्मन की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे हीगल ही इनका सर्वे सर्वा था। और हीगल ही क्या कहते हैं, सारी बातों को ये मानने के लिए, अपनी बातों को एक नया आयाम दे रहा था, नई चीज़ें वो बता रहा था। देखिए सवाल ये उठता है, उसको मध्यम मार्गी आदर्शवाद क्यों कहा जाता है। मध्यम मार्गी आदर्शवाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्यों नाम दिया जाता है। तो ये देखिए एक्चुअली इसमें रीज़न ये था कि ब्रिटेन के उदारवाद एवं ग्रीन के आदर्शवाद से प्रभावित था। ब्रिटेन के उदारवाद और ग्रीन के आदर्शवाद, ये दोनों का सम्मिश्रण है, क्या है, मध्यम मार्ग है। हीगल ने उग्र राष्ट्रवाद के मध्य का मार्ग अपना लिया, जिसके कारण ही उसे क्या कहते हैं, मध्यम मार्गी आदर्शवादी कहा जाता है। तो अगर हमें डायग्राम के माध्यम से अगर हमें समझना हो तो आप कर सकते हैं कि उदारवाद, मध्यम मार्गी, उग्र आदर्शवादी। ध्यान रखिएगा ये तीर का महत्व है। ये उदारवाद से आगे और उग्र उदारवाद के पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आपका मध्यम मार्गी है। आप इसको स्ट्रक्चर इसके माध्यम से भी बना सकते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर में बनाता हूँ क्लास में समझाने के लिए। तो ये जो मध्यम मार्ग है आपका, ये है, ये उदारवाद है, ये उग्र उदारवाद है आपका। क्लियर है, ये मध्यम मार्ग आपका, ये जो बीच वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपका मध्यम मार्गी है, ये आपका उदारवाद का है, और यह जो कॉन्सेप्ट आपका है उग्र का है। तो ये जो बीच का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों सिद्धांतों में समायोजित किए हुए हैं, दोनों सिद्धांतों को जोड़े हुए हैं। देखिए इन्होंने कुछ अपनी विशेषताएं बताई हैं। उन विशेषताओं से पहले कुछ विशेषताओं की चर्चा की उन्होंने। इन विशेषताओं के पहले मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, एक्चुअली इनकी विशेषता क्या है। यह जो हम क्या नाम है कि उदारवाद की हम जो आदर्शवाद की जो बात कर रहे हैं, इस आदर्शवाद में ऐसा क्या है, इस आदर्शवाद में क्या चीज़ें हैं, क्या विचार क्या रखेंगे। विचार इनके जो होंगे वो यह होगा, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ये कहेंगे राज्य स्वयं में एक पूर्ण सत्ता है, पूर्ण संस्था की बात करेंगे, पूर्ण सत्ता की बात करेंगे। फिर कहेंगे राज्य जो है व्यक्ति के विकास के लिए है, व्यक्ति के विकास के लिए है।
ये कुल मिला के क्या कहते हैं कि राज्य को एक महान बनाने की बात कर रहे हैं और सकारात्मक पक्ष में बनाने की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सकारात्मक पक्षों की ही केवल यह चर्चा कर रहे हैं। इसके माध्यम से ये आदर्शवाद का एक अपना साथ लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम सीधे विशेषताओं पे आते हैं कि एक्चुअली विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिए, ये कहते हैं कि राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। अरस्तु का एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सामाजिकता की मतलब है कि सामाजिकता कहाँ पे, सामाजिकता का मतलब समाज से, और समाज में कौन रहता है, समाज में रहता है मनुष्य। समाज में रहता है कौन, समाज में रहता है मनुष्य। देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है कि सामाजिक जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको संतुष्ट करने के लिए राज्य बनाया जाता है। जो सामाजिक की जो परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ मतलब क्या, मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य के जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है, समाज बना है। समाज किसका है, समाज जो समाजों का जो स्थायित्व है, समाज जहाँ पे डेवलप करेगा, जो विकास करेगा, वो कहाँ है, राज्य के अंतर्गत करेगा। इसलिए राज्य को उसने क्या किया है, सर्वोत्तम उत्कृष्ट की एक रचना मानी है। वो कहता है जो राज्य है ना, राज्य क्या है, सुप्रीम है, वो सर्वोच्च है, बिल्कुल वो सर्वोच्चता को प्राप्त कराता है। और ये कहता है मनुष्य के लिए क्या कहते हैं कि राज्य का होना, राज्य जैसी संस्था का होना अत्यंत ही आवश्यक है, अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, देखिए मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य, जब हम किसी समाज में रहते हैं, समाज जो होता है मनुष्य से जाना जाता है। और मनुष्य में जो व्यक्ति, मनुष्य का मतलब है व्यक्ति, यहाँ देखिएगा ध्यान से, व्यक्ति का तात्पर्य है व्यक्तित्व। जो आपके व्यक्तित्व का जो विकास होता है, इस विकास को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वह जो व्यक्तित्व के विकास की जो बनाए रखने के लिए, व्यक्तित्व के विकास में जो निर्माण करने में जो प्रमुख साधन होता है, जिसके माध्यम से हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, वह श्रेय जाता है राज्य को। राज्य का इसलिए होना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। प्रोफेसर ग्रीन महोदय देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मानवीय जो चेतना है, मानवीय चेतना क्या कहते हैं, स्वतंत्रता की मांग करता है। स्वतंत्रता की मांग करता है। और जो स्वतंत्रता होता है, इसमें क्या होता है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं। और अधिकार जो है विषय किसका है, राज्य का है। इसलिए कभी कभी पीसीएस के स्टेटमेंट में, या जब आप लोग जब कभी एग्जाम देंगे ग्रेजुएशन लेवल का, तो वहाँ स्टेटमेंट आता है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो यह स्टेटमेंट की व्याख्या करिए, इसके बारे में बताइए। तो आपका यही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जो मानवीय चेतना है यह स्वतंत्रता की मांग करता है, और स्वतंत्रता अधिकार की मांग करता है। और अधिकार कौन उपलब्ध कराएगा, राज्य। क्योंकि राज्य की व्यवस्था क्या है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। यह जो कार्य होंगे ये किस में करेगा, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होगा, सार्थक होगा। अगर कोई व्यक्ति विकास कर रहा होगा तो लोग क्या करेंगे, उसके व्यक्तित्व के विकास को रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसको रोकने में जो बाधा डालेगा, उसे दंडित करने की, उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, वह राज्य की होगी। ये कहते हैं कि राज्य क्या कहते हैं, राज्य एक नैतिक संस्था है। नैतिक संस्था का मतलब है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसके माध्यम से अपने विकास करें। क्या है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए परिस्थितियां उपलब्ध कराना। ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां, सिचुएशंस की बात करता है। वो कहता है ऐसी सिचुएशंस आप क्रिएट करेंगे, ऐसी चीज़ें आप उपलब्ध कराएंगे जिससे क्या करे, मानव अपना विकास कर सके। तीसरा आप कह सकते हैं, व्यक्ति तथा राज्य में जो है वो अंग और अंगी का संबंध है। एक दूसरे के बिना क्या है, दोनों अधूरे हैं। जैसे आप अगर क्या नाम है, शरीर की बात कर रहे हैं और किसी एक अंग की बात कर रहे हैं, तो अंग के महत्व तब है जब तक वो पूरा शरीर है। तो यहाँ शरीर क्या है, राज्य है, और अंग यहाँ पे क्या है, व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व है। तो ये दोनों क्या है, आपस में ठीक इसी तरह जुड़े हुए हैं। इसी तरह जोड़ के ही इनको देखा जाए। देखिए, एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि जो राज्य है ना, अपने नागरिकों की जो उसकी इच्छाएं होती हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करता है। वो ये बताता है कि जो व्यक्ति की जो सामाजिकता एवं जन कल्याणकारी जो इच्छाएं होती हैं, वो कैसे लोगों तक पहुंचेंगी, कैसे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। वो प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो माध्यम होगा, वो क्या होगा, वह माध्यम का कार्य कर रहा होगा कौन, राज्य कर रहा होगा। इसलिए क्या कहते हैं, ग्रीन महोदय का एक स्टेटमेंट और यहाँ पे आता है। ग्रीन कहते हैं राज्य शक्ति नहीं है,
राज्य क्या कहते हैं, शक्ति नहीं है, बल्कि राज्य जो है मानवीय इच्छा पर आधारित होता है, मानवीय इच्छा पर आधारित एक संस्था है। क्लियर है? वो ये जो स्टेटमेंट है कि राज्य शक्ति नहीं बल्कि मानवीय इच्छा पर आधारित होता है, यह भी सवाल बहुत पूछा जाता है ग्रीन का, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जब आप व्याख्या कर रहे होंगे तो व्याख्या देखिए किस प्रकार आप करेंगे। व्याख्या आप इस प्रकार करेंगे, जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति है वो राज्य के आदेशों का जो पालन करता है, जो आदेशों का पालन करता है, वो किसी भय के कारण नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, वो किसी डर के कारण नहीं करता है। वो किस कारण करता है? वो करता है स्वभाव के कारण है, स्वभाव के कारण है। वह स्वभाव क्यों उसका अच्छा? क्योंकि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसके व्यक्तित्व अच्छा होने के नाते। यह व्यक्तित्व किसने बनाया है? राज्य ने परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई हैं, उसकी वजह से इसका जो व्यक्तित्व है वह अच्छा हो चुका है। और जब व्यक्तित्व उसका अच्छा होगा तो कार्य करने का जो उसका तरीका है वो क्या कहते हैं, तो कार्य करने का तरीका उसका बेहतर हो जाता है। वो डर के कारण नहीं काम करता, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका भाव ऐसा है, इस कारण क्या कहते हैं, वो कार्य को बेहतर तरीके से करता है। हम अगला जो उसमें देखेंगे, हमने ये बात कर दी मध्यम मार्गी जो आदर्शवादी जो थे, आदर्शवाद जो था, हम इसके बारे में जो लोगों के विचार थे उन विचारों पे हमने चर्चा की। बेसिकली क्या था, ब्रिटेन था, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की चर्चा मैंने कर दी एक तरह से। अगर अब जो सेकंड फेज जो आता है, सेकंड फेज की अगर आप चर्चा करेंगे, सेकंड फेज में हम जर्मन के ऊपर, जर्मन का जो हम उग्र आदर्शवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। उग्र आदर्शवादी सिद्धांत के दो रूप आपके सामने आएंगे, एक कांट का कुछ बातें आएंगी और दूसरी हीगल की बात करेंगे। हम कांट और हीगल की बात करेंगे। देखिए था क्या कि कांट तो लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति थे, ठीक ठाक व्यक्ति थे। हीगल भाई साहब भी ठीक ठाक लिखते थे, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये बैठ के नशा वगैरह करते थे। तो नशा करते थे तो इनको आवेश ज़्यादा था, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, इन्होंने उदारवादी ढंग से करने की कोशिश की है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से कोशिश की है। और इनका जो प्रतिपादन करने का जो तरीका था, इनका उग्र रूप इन्होंने धारण कर लिया। इसने उग्र क्या नाम है, आदर्शवादी कहलाए। देखिए इन्होंने उग्रता कैसे आई, जो पहला वाला जो मैंने आपको पहला फेज बताया, उस फेज में आप इनको रख सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक आप इनको रख सकते हैं। लेकिन इस फेज को अगर आप बात करेंगे, इस फेज में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। कहते हैं जो राज्य जो आया है, ये क्या है, राज्य को इन्होंने क्या किया, ईश्वर के समतुल्य मान लिया। इन्होंने कहा कि ये जो राज्य है ये पृथ्वी पर परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अवतरण है, परमात्मा ही है ये, एक तरह से इन्होंने ये बात कह दी। दूसरा इसमें बात कहते हैं कि यह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि ईश्वर से अगर तुलना करती तो ये क्या है, सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम पावर इसके पास है। तीसरा कह दिए कि यह कोई त्रुटि नहीं करता है, ये गलत काम करता नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर कोई काम गलत करता नहीं। ईश्वर के कुल मिला के जो ईश्वर के गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के लिए यह केवल चर्चा कर रहा है। फिर कहते हैं अपने लाभ के लिए नहीं काम करता, ये किसी के जन कल्याण के लिए बात करता है। एक बहुत बड़ी बात इसने कह दी, उग्रता कहाँ से इसका जो प्रदर्शित होती है, वो प्रदर्शित होती है कि इसने कह दिया कि ये कभी भी किसी का बलिदान ले सकता है। जहाँ पे बलिदान शब्द की बात आ जाएगी, खून खराबे की बात आ जाएगी, तो वहाँ शांति व्यवस्था रहेगी, वो शांति का सिद्धांत कहलाएगा। वो स्वतः उग्रता का सिद्धांत अपने आप स्पष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि राज्य को यहाँ पे उसने बलिदान देने वाली बात कर दी। दंड की बात आप करते तो एक बार समझ में आता, सीधे आप मारने की बात कर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग हो जा रहा है। मैंने देखिए पहले बोसांगे जब बलिदान वाली बात, जो ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, बोसांगे भी थे वहीं के, लेकिन बोसांगे भी थोड़ा सा अपना माहौल बनाते थे। तो बोसांगे ने क्या किया कि बोसांगे इनके समर्थक हो गए, बोसांगे भी इन चीज़ों को मानने लगे। जबकि बोसांगे को मैंने पहले बता चुका हूँ कि फिलोसफिकल थ्योरी जो आदर्शवाद की देता है वो कौन देता है, बोसांगे देता है। और ये भी क्या कहते हैं, दार्शनिक है, और वो भी दार्शनिक है। लोग बैठ के क्या किए, इन लोगों ने इसका समर्थन कर दिया। बोसांगे इनके बहुत अच्छे मित्र थे और उन्होंने भी इसके सिद्धांत को मान्यता देते हुए इस सिद्धांत को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि नहीं, यह जो सिद्धांत कहा गया है वह बिल्कुल उचित है और बिल्कुल सही है। देखिए जब विशेषताओं की बात आती है तो ये कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति, ये क्या कहते हैं, इनके जो संबंध है ये प्राचीन काल से संबंध है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी।
कि कहता है कि ये किसी के भी अलग जाके नहीं काम कर सकता है। अगर व्यक्तित्व का विकास होना है तो राज्य के माध्यम से ही होगा, व्यक्ति का विकास होना है तो किसके माध्यम से होगा, राज्य के ही माध्यम से होगा। राज्य के बिना इनका कोई भी कार्य संभव नहीं है, इनका एक प्राकृतिक संबंध है। इसी में हीगल एक बात कह देते हैं, हीगल कहते हैं कि अपनी सर्वमान अपनी शक्ति प्राकृतिक, अपनी शक्तिमान प्रकृति, बलिदान तथा भक्ति के कारण राज्य व्यक्ति को ऊंचा उठा देता है और उसे स्वार्थी प्राणी से उठाकर सार्वलौकिक जीवन की ओर ले जाते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या नाम है कि हीगल महोदय ने बहुत अच्छी बात कही थी। हीगल ने कहा था ये जो राज्य है, राज्य क्या करता है, मानव का जो स्वार्थीपन है, इस स्वार्थीपन की समाप्ति करता है और इसमें क्या कहते हैं, जन कल्याण, लोक कल्याण एवं परमार्थ की भावना का उत्पन्न करता है। ये सबसे बड़ा एक अंतर ये देखने को मिला इस सिद्धांत में, उग्र सिद्धांत में, कि वो कहता कि जो स्वार्थी है मनुष्य, क्या होता है, मनुष्य स्वभाव होता है स्वार्थी होता है। तो इस स्वार्थीपन को खत्म करने के लिए राज्य क्या ही अहम भूमिका है। राज्य उसको परमार्थ की भावना में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, परमार्थ की भावना में उसे बनाता है उसे परमार्थ की भावना में। इसलिए क्या कहते हैं, उसका एक स्टेटमेंट जो मैंने बताया था, वो स्टेटमेंट जो स्टेट इज़ द मर्च of God upon earth, it is incapable of doing wrong, effaceable, omnipotent and entitled to every sacrifice which its interest might require of the individual। इस तरह की बातें करके वो पूरी चीज़ें उन्होंने क्या की, बदल दी। इसमें मिस्टर स्टेट भी अपनी एक बात कहते हैं। मिस्टर स्टेट आते हैं, स्टेट एक राइटर होते हैं, ये समर्थन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हीगल के लिए राज्य स्वयं शक्ति ही है। वो कहते हैं केवल राज्य में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की अनुभूति कर सकता है। उन्होंने क्या किया, स्टेट को एक पावर मान लिया है। इन्होंने स्टेट को पावर मान लिया है और पावर किस परिप्रेक्ष्य मान लिया है, वो पावर इस परिप्रेक्ष्य मान लिया है जैसे उन्होंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, शायद आपसे डिस्कस किया होगा, कि जो ग्रीन कहता है राज्य शक्ति नहीं वर्ण मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। वो कहता है विल नॉट फोर्स इन द बेसिस ऑफ द स्टेट। जो ग्रीन स्टेटमेंट कह रहा था, उस स्टेटमेंट को हीगल ने पूरी तरह से बदल दिया और हीगल ने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया कि स्टेट क्या है, स्टेट पावर है। क्लियर है? देखिए आगे देखिए, इसमें आप देखिए कहते हैं कि जो राज्य है मानवीय स्वतंत्रता का एकमात्र साधन है और इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वरन एक दूसरे क्या है, वो पार्ट है। वो कहता है कि जो स्वतंत्रता है और जो कानून है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, साथ है। जैसे वो कहता है राज्य जो है, राज्य कानूनों का निर्माण करेगा, कानूनों का निर्माण इसलिए करेगा कि आपकी स्वतंत्रता बाधित ना होने पाए। इसीलिए क्या कहते हैं कि हीगल कहता है कि नथिंग शॉर्ट्स ऑफ द स्टेट इन द एक्चुअलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। वो कहता है राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही संभव नहीं है। राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास अधिकार और कानून आपके पास नहीं, कानूनों का निर्माण जब तक नहीं होगा। ये कानूनों का निर्माण कौन करेगा? कानूनों का निर्माण स्टेट करेगा। जब स्टेट कानूनों का निर्माण बना देगा तो आपकी स्वतंत्रता क्या होगी? सुरक्षित हो जाएगी, बाधित नहीं होगी। तो इसलिए राज्य भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए अगले में कहता है कि जो हीगल कह रहा है कि जो राज्य के कार्य है वह नैतिक नियमों से मर्यादित नहीं होता है, वरन बल्कि वह खुद ही अपने आप में सामाजिक नैतिकता का स्रोत है। वो कहता है कि उचित और अनुचित की, न्याय अन्याय की बात यह व्यक्तियों पे नहीं होगा, व्यक्ति नहीं करेगा, यह कौन करेगा? यह राज्य करेगा। इसका मतलब राज्य को क्या किया उसने? सर्वोपरि बनवा दिया। और वो कहता है कि किसी के न्याय अन्याय की बात करना, स्वतंत्रता परतंत्रता की बात करना, उचित और अनुचित की बात करना, किसी भी परिप्रेक्ष्य में कानूनों के माध्यम से व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए वह सारे संपूर्ण कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य जब उचित अनुचित की बात करेगा तो इसका एक लाइन में अगर कहा जाए तो राज्य करना क्या चाहता है? राज्य चाहता है मनुष्यों में स्वार्थ की भावना खत्म हो जाए और त्याग की भावना की उत्पत्ति। मनुष्य
उसके अंदर जो स्वार्थ की भावना है वो समाप्त हो जाए और त्याग की भावना या परमार्थ की भावना की उत्पन्न करना ही यहाँ पे राज्य का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख कार्य होगा उसका। देखिए, इसी में क्या कहते हैं कि हम जो व्यक्ति है वो शासन का विरोध नहीं कर सकता, उसको विरोध करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि राज्य जो बना हुआ है वो सामान्य इच्छा, ध्यान रखिएगा, सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, आप इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि सभी जनमानस की इच्छाओं का कौन है? यही रखवाला है, यही उनको देख रहा है। इसलिए आपको विरोध करने का इसका आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आपको इसका अक्षरशः आपकी इनकी दिए गए कानूनों को, दी गई आज्ञाओं का क्या है, पालन करना पड़ेगा। देखिए, हीगल महोदय ने क्या किया कि युद्ध को आवश्यक बना दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ा, जब मैंने वहाँ बता था बलिदान देने की बात की थी, तो यहाँ पे युद्ध की बात वो कर रहे हैं। और हीगल यहाँ पे कहता है युद्ध की स्थिति से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। वो यह दिखाना चाह रहा था कि जब हम युद्ध करेंगे तो हमारे जो व्यक्तित्व का जो विकास है, जो हमने कानून बनाए हैं, जो हमने नियम बनाए हैं, क्या वो व्यक्ति हमारे साथ है या नहीं है। वो इसको चेक करने के लिए बार बार कहता है कि युद्ध का होना आवश्यक है, और युद्ध की स्थिति में ही वो राज्य निजी व्यक्तित्व का ज्ञान हो जाता है। राज्य के जो निजी व्यक्तित्व का मतलब है कि मानवों का, वो उनका ज्ञान किससे होगा? वो इस युद्ध परंपरा के माध्यम से होगा। देखिए, अपने आप में कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं होता है। यह निश्चित है कि इसकी आलोचना होना भी स्वाभाविक है, और आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक कोई नया सिद्धांत निकल कर सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आलोचना करेंगे, तो क्या हम आदर्शवाद के जो प्राथमिक मध्यम मार्गी जो सिद्धांत था उसकी आलोचना करेंगे या उग्र वाले की आलोचना करेंगे? तो आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा कि उग्र वालों का जो स्टेटमेंट्स है ये ज़्यादा ही खतरनाक है। तो यहाँ पे जो आलोचनाएँ आएंगी, आलोचनाएँ खास करके किनकी होगी? इनकी होगी। तो आलोचक कौन कौन से होंगे? वो आलोचक जैसे हाबहाउस होंगे, लास्की महोदय इसकी आलोचना करेंगे, जोड महोदय इसकी आलोचना करेंगे। यह सभी लोग आलोचना किसकी कर रहे होंगे? इनकी कर रहे हैं। देखिए, आलोचना में से जोड महोदय या बाकी ईएम जोड साहब जो कहते हैं, वो कहते हैं यह राज्य को बिल्कुल निरंकुश बना देगा। उन्होंने अपने एक सिद्धांत में कहा, उन्होंने एक अपने विचार में कहा है, यह सिद्धांत न तो सिद्धांत की दृष्टि से सही है और न तथ्यों की दृष्टि से अनुकूल है। इसमें वर्तमान राज्यों के विदेश नीति के क्षेत्र में अविवेकपूर्ण कार्यों का समर्थन करने की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। कहाँ से कर रहे हैं? वो युद्धों की बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं। और देखिए, युद्धों की ही बात से क्या नाम है, दूसरा जब निकल के आता है वो कहता है इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है? विनाश हो जाता है। क्योंकि आप जब जनमानस की बात आप कर रहे हैं, जनमानस को आप पैरामीटर क्या है, कैसे आप उसको चेक करेंगे? तो यहाँ पे जो लास्की भी यहाँ तक कि कह देते हैं, जोड साहब भी कह देते हैं, लास्की ने तो कहा है, लास्की कहते हैं कि व्यक्ति का अपना पृथक अस्तित्व होता है, परंतु वह सिद्धांत व्यक्ति के इस पृथक अस्तित्व को समाप्त कर देता, स्वीकार ही नहीं करता। हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है ना, तो जो हर व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्त करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि अपने नियम और कानून से सबको चलाने की बात कर रहा है। जोड महोदय यहाँ पे भी कहते हैं, जोड महोदय कहते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तथा राज्य के मध्य जब कोई संघर्ष होता है तो यह सिद्धांत मान लेता है कि इसमें राज्य ही सच्चा है और व्यक्ति नहीं। अगर जब व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई संघर्ष होगा तो हम व्यक्ति को हमेशा क्या नाम है, गलत बताएंगे, और राज्य को हमेशा क्या बताएंगे? सही बताएंगे। और जब इस तरह की बातें आ रही हैं तो उसमें क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाश हो जाएगा। तो क्या ये जो व्यक्ति है क्या सर्वाइव कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। देखिए, सिद्धांत की एक सबसे बड़ी आलोचना और होती है, यह जो सिद्धांत है राज्य को साधन होना चाहिए, न कि साध्य। यहाँ पे क्या है, राज्य साध्य की स्थिति को प्राप्त कर गया है और साधन वो है ही नहीं। यहाँ पे वो मानव कल्याण की अगर बात आप कर रहे हैं तो मानव कल्याण को पाने के लिए राज्य एक साधन मात्र है, लेकिन ये क्या है, ये खुद अपने आप में साध्य बन जाता है। बार बार यह कहा जाता है, कहता है कि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। यह आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा भी विकास करने का कुछ ना कुछ पैमाना, कुछ ना कुछ दायरा, कुछ ना कुछ मूल्य उसके स्वतः भी होते हैं। इसलिए क्या नाम है, हम पूर्णतः उस पर आधारित हो जाए तो ये तो फिर राज्य को तो हमने बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया। व्यक्तियों से बना है राज्य ना, व्यक्ति अगर नहीं होता तो उस राज्य का अस्तित्व है
नहीं है बिल्कुल। तो आदर्शवाद ने राज्य और व्यक्ति के संबंधों का विपरीत रूप में चित्रण किया है। यह क्या कहते हैं, किसी भी राज्य के लिए उचित नहीं है। यहाँ पे जो हम इच्छाओं की बात कर रहे थे, यथार्थ और आदर्श इच्छा का जो अंतर है यह अव्यवहारिक है। हम स्वार्थी और परमार्थी की जो भावना कर रहे थे यह राज्य नहीं दे पाएगा। यह स्वतः व्यक्ति के अंदर आता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी में हम आगे देखते हैं, राज्य, समाज और सरकार भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं। ये सभी अलग अलग संस्थाएं हैं, सबको एक साथ जोड़ के कर पाना, समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। प्रगति विरोधी भी है, भयानक भी है, क्योंकि उग्रता और बलिदान की बात कर रहा है। इसलिए यह क्या नाम है, प्रगति का जो विरोधी भी हो जाता है और यह भयानक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप बलिदान की बात करेंगे तो व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं चल पाएगी। अंत में यदि हम इसके महत्व की अगर हम चर्चा करें कि तो राज्य की प्रकृति के संबंध में अगर हम आदर्शवादी धारणा को स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस धारणा में जो राज्य को अत्यधिक एवं अनुचित महत्व प्रदान कर दिया गया है। लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य जो है वह स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था है, और जो व्यक्ति राज्य के बीच में उसी प्रकार से संबंध पाए जाते हैं जिस प्रकार अंग और अंगी का संबंध या शरीर और अंग का संबंध है। तो ये जो स्वाभाविक सिद्धांत है, जो अंग और अंगी का जो सिद्धांत है, यह राज्य और व्यक्ति के मध्य पाया जाता है। तो हम इस संबंध में अगर गैटल महोदय को देखेंगे तो गैटल महोदय ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है। उस संबंध में लिखते हैं, वो कहते हैं कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। यदि इस दृष्टि से आदर्शवादी सिद्धांत की परीक्षा करेंगे तो पता चलता है कि इस सिद्धांत का कुछ महत्व है, और यह लोगों को उस राज्य के प्रति कृतज्ञ रहने तथा उसके लिए बलिदान करने की प्रेरणा देता है, जिसके द्वारा सभ्यता का विकास किया गया है। तो हम आदर्शवादी जो सिद्धांत की जो व्याख्या करते हैं, एक्चुअली जो उसकी आलोचना हो रही है, इतनी आलोचना ठीक नहीं है। लेकिन हीगल का जो स्टेटमेंट था, हीगल जिन कारणों से नहीं समझा पाए और बलिदान और उग्रता की जो बात कर दी है, उसकी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे इसकी आलोचना होती है। आलोचना को अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में, अगर बोशांकी की जो उसने बात की थी कि राज्य एक नैतिक संस्था है, किंतु उसमें कुछ आलोचनाएं भी हैं। उन आलोचनाओं को अगर हम 3 पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो उसमें आप कह सकते हैं कि यह इतना अमूर्त है कि औसत सूझबूझ वाला व्यक्ति इसे समझ ही नहीं सकता। दूसरा, इसमें आप कह सकते हैं यह राज्य को सक्षम तथा सर्वोच्च संस्था मानता है। तीसरा, इस सिद्धांत की एक प्रणीत निरंकुश शासन भी हो सकती है, इवन यहाँ तक कि है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जो समझाने का कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा, और जिसे नहीं समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं बता चुका हूँ कि मेरी ईमेल आईडी है centraluniversityau@gmail.com। आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +91 9621222324। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं 2 से 3 घंटे के बीच में आपको जवाब दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो मेरा ये लेक्चर था बौद्धिक क्षेत्र का, यह आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।